नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर के हमीरदेव चौहान के संबंधों के बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाकी अभियानों के बारे में बात करते हैं। तो कल देखो हमने रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान और दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की थी और 1301 का जो साका हुआ उसकी बात की थी। अब हम आगे चलते हैं। देखो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने मेवाड़ वंश यानी गोहिल वंश के शासक रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच क्या संबंध रहे, यानी राजपूताना और दिल्ली सल्तनत के बीच क्या संबंध रहे, उनकी बात करते हैं। तो देखो राजपूताना का क्षेत्र है यानी चित्तौड़ में गोहिल वंश यानी राजपूताना का जो चित्तौड़ है उसमें गोहिल वंश का शासन था और इसका शासक है उसके बारे में बात करेंगे रतन सिंह। और दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत जिस पर शासन था खिलजी वंश का और शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अब हम बात करते हैं इनकी। देखो कल हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 1301 तक का पढ़ लिया था कि 1301 में इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, यहां तक हमने पढ़ा था। अब देखो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीत लिया। उसके बाद में इसके सामने जो दूसरी राजपूताना में शक्ति थी वो थी रतन सिंह। कौन सी थी? रतन सिंह। यानी कि अलाउद्दीन के बारे में मैंने बताया ये एक महत्वाकांक्षी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। यानी ये साम्राज्य विस्तार में जो विश्वास रखता था या साम्राज्य विस्तार करने वाला व्यक्ति था। इसकी नीति कौन सी थी? साम्राज्य विस्तार की नीति थी। इसी साम्राज्य विस्तार के लिए क्योंकि ये अपने आप को सिकंदर सानी दूसरा सिकंदर या सिकंदर के समान मानता था, तो इसके सामने अब अपने साम्राज्य के यानी दिल्ली सल्तनत के विस्तार के लिए इसके सामने जो चुनौती थी वो राजपूताने में मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह जी थे। देखो इसमें होता क्या है कि ये जो चित्तौड़ का गोहिल वंश है, पहले तो उसकी स्थापना की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो प्राचीन नाम मिलता है वो चित्रकूट मिलता है। चित्रकूट क्या मिलता है? चित्रकूट। देखो चित्रकूट क्या है कि मौर्य वंश के शासक थे चित्रांगद मौर्य। क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य। उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका? जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने। और मान मौर्य से चित्रांगद मौर्य का वंशज मान मौर्य है। उसके काल में ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गोहिल वंश के शासकों द्वारा छीन लिया जाता है या उस पर अधिकार कर लिया जाता है। और इस गोहिल वंश की जो स्थापना करने वाला था वो था गुहादित्य। क्या नाम था? गुहादित्य। लेकिन अगर वास्तविक बात करें हम तो वास्तविक गोहिल वंश का संस्थापक था बप्पा रावल। बप्पा रावल। देखो बप्पा रावल जो है वो गोहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक माना जाता है। वास्तविक हुआ क्या देखो कि जो बप्पा रावल है वो हारित ऋषि की गाय चराया करता था। किसकी गाय चराया करता था? हारित ऋषि की गाय चराया करता था। और उसी हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल को यहाँ मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की जो प्रेरणा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। और हारित ऋषि के आशीर्वाद के द्वारा ही जो बप्पा रावल है वो मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना करता है। मेवाड़ वर्तमान जो मेवाड़ है उसमें देखो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद का क्षेत्र आता है। तो मैं आपको बात करता हूं यानी चित्तौड़गढ़ का इसी बप्पा रावल के वंशज हुए समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। समर सिंह। और इन्हीं समर सिंह का पुत्र था रावल रतन सिंह। क्या था? रावल रतन सिंह। तो पहली बात तो ये हो गई कि रतन सिंह किसका पुत्र था? समर सिंह का पुत्र था। समर सिंह कौन था? बप्पा रावल का वंशज यानी कि गोहिल वंश का शासक था।
जिस गुहादित्य से गोहिल वंश की स्थापना हुई उसका वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, और इसी बप्पा रावल की शाखा में शासक हुआ समर सिंह, और उस समर सिंह के पुत्र हुआ रतन सिंह। कौन हुआ? रतन सिंह। और मेवाड़ का शासक जब रतन सिंह बनता है, मेवाड़ का शासक कब बनता है रतन सिंह? 1301 ईस्वी में। कब बनता है? 1301 ईस्वी में समर सिंह है वो अपना उत्तराधिकारी किसे बना देता है? रावल रतन सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। तो देखो इस समर सिंह के बाद में शासक बना रतन सिंह कब? 1301 ईस्वी में। और मैंने अभी बताया कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो रणथंभौर विजय के बाद में उसके सामने दूसरी जो शक्ति होती है वो मेवाड़ होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि इस समय दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी इसका शासक था। यानी कि जहां मेवाड़ का अपना शासक रावल रतन सिंह था, उस समय 1301 में दिल्ली का शासक खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी था, जो एक साम्राज्य विस्तारक था। देखो अब होता क्या है कि कई किंवदंती हैं। एक रचना मिलती है पद्मावत। पद्मावत, अच्छा पद्मावत आपने फिल्म देखी होगी, है ना? हाँ, वो फिल्म इसी ग्रंथ के आधार पर बनी हुई है, इसी इतिहास के स्रोत के आधार पर वो फिल्म बनाई गई है, लेकिन उसमें कुछ पात्र वो काल्पनिक है। हम बात करते हैं पद्मावत की। इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। जायसी ने किसने की थी? जायसी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। और इस पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के अभियान यानी रावल जो रतन सिंह की पत्नी है उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। देखो रावल रतन सिंह का जो विवाह हुआ वो सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, सब जानते हो, रानी पद्मिनी। कौन? पद्मिनी। देखो रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की श्री गंधर्व सेन की पुत्री थी, यानी श्रीलंका की ये राजकुमारी थी। ये अति सुंदर थी, ये मान लो उसके उस समय की विश्व सुंदरी थी। इसके बारे में तो ऐसा लिखा हुआ है कि जब दर्पण में देखो तो दर्पण शर्माने लगता था कि ऐसी राजकुमारी पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, रानी पद्मिनी। इसकी किदवंतियां तो ऐसी है कि जब जल में परछाई देखते हैं तो शीशे की तरह वो चमकती थी, यानी जल में देख करके उसकी सुंदरता को बता दिया जाता था। ऐसी रानी थी पद्मिनी। इससे विवाह हुआ रावल रतन सिंह का। इसके पास एक हीरामन तोता था। हीरामन, उस समय के तोते भी बड़े होशियार हुआ करते थे। हीरामन तोता, अभी वर्तमान में गागरों दुर्ग में काफी हीरामन तोते हैं, यानी कि ये मानव की भाषा बोलते हैं या मानव की तरह बोलते हैं। हीरामन तोता किसके पास था? पद्मिनी के पास था। पद्मिनी ने हीरामन तोता को भेजा तो रतन सिंह के बारे में पास में था, लेकिन ये उड़ करके चला जाता अलाउद्दीन खिलजी के पास में, और उसको जाकर के उसके पास जाता तो अलाउद्दीन उससे पूछता है कि भाई तू तो सब जगह घूमता है, पूरे हिंदुस्तान में क्या मेरी जैसी रानियां हैं? तब अलाउद्दीन खिलजी को ये तोता बोलता है, हीरामन तोता, कि तुम्हारी यहाँ क्या रानी है? रानियां तो रानियां, चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी ऐसी रानी है जिसके सामने तो कोई रानी नहीं है, ये मान लो। अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये आया, यार भाई ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी रानियों में क्या कमी है? तो कहा अगर एक बार आप पद्मिनी को देख लो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भाई उसमें क्या है। अब अलाउद्दीन खिलजी सन की आदमी, बैठ गई दिमाग में किसको प्राप्त करना? अब तो पद्मिनी को प्राप्त करना। ये कौन बता रहा है? पद्मावत बता रहा है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने का कारण रानी पद्मिनी को प्राप्त करना, ये पद्मावत बताता है। जबकि अन्य ग्रंथ ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के रानी पद्मिनी के अलावा भी साम्राज्य विस्तार और उससे पूर्व के कई कारण रहे हैं, यानी कि ये उसको सत्यता नहीं मानते। लेकिन जो भी कारण हो, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। देखो यहां तक आपने समझा होगा कि रावल रतन सिंह किसके पुत्र थे? समर सिंह थे। मेवाड़ के शासक 1301 ईस्वी में बने। उनका विवाह सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी से हुई। और कई इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो पद्मावत से मिलती है, जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी। और इस रतन सिंह के काल में दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो एक साम्राज्य विस्तारक था। अतः चित्तौड़ के ऊपर उसने आक्रमण किया। यहां तक समझ गए?
अब हम बात करते हैं, देखो आगे की। तो छात्रों, गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहादित्य ने की। वास्तविक शासक वप्पा रावल किसकी गाय चराते थे? हारित ऋषि की गाय चराते थे। और मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। मेवाड़ क्षेत्र में वर्तमान ये 3 जिले चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद आते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जो मौर्य वंश का शासक था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट और सबसे बड़ा किला है। कहते भी ये गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी कि चित्तौड़गढ़ के सामने सारे गढ़ छोटे हैं। देखो ये पहाड़ी पर बना हुआ एक विशाल दुर्ग चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। यहां का राजा रतन सिंह, की शाखा का? रावल शाखा का रतन सिंह। अब होता क्या है कि जब दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी के विषय में पता चलता है, उसे साम्राज्य विस्तार करना था, तो वो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। और 1302 ईस्वी में यहां से वो सेना लेके आता है और चित्तौड़गढ़ के चारों ओर घेरा डाल देता है, यानी चारों ओर अपने सैनिकों को लगा देता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट, यानी बहुत सारे लोग चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निवास करते थे। यहाँ जल और अनाज उगाने की व्यवस्थाएं थी, अतः चित्तौड़गढ़ दुर्ग अभेद और एक विशाल दुर्ग था, उसमें प्रवेश कर पाना संभव नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना चारों तरफ अपनी सेना लगा करके घेरा डाल के बैठ जाते हैं। 6 माह का घेरा चलता है। कितने माह का? 6 माह का घेरा चलता है। अलाउद्दीन को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती, तो अलाउद्दीन खिलजी अपना सैन्य शिविर लगाता है और अपने सैनिक को एक पत्र लेके भेजता है। क्या लेके भेजता है? पत्र लेके भेजता है और कहता है कि मैंने सुना है कि राजपुताना में घर आए को मेहमान कहते हैं और मेहमान के साथ किसी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं रखते। ये मान लो कि अलाउद्दीन खिलजी भी आपके मेहमान बन के आया है। मुझे एक बार जो रानी पद्मिनी है उसको देखना है, उसके बाद में मैं वापिस पुनः चला जाऊंगा। अब हमारी राजपुताना की ये रिवाज रही है कि कभी भी स्त्रियां पुरुषों के सामने बिना घूंघट के नहीं आई, तो एक शत्रु के सामने, और वो भी एक तुर्क के सामने कैसे आ सकती थी? यहाँ के राजा रतन सिंह और कई सरदार हैं इसके खिलाफ थे। लेकिन फिर कुछ सरदारों ने सलाह दी कि भाई जब अगर रानी को देखने मात्र से वो चला जाता है, एक युद्ध टल जाता है, एक साम्राज्य पर आया हुआ संकट टल जाता, तो इससे अच्छी क्या बात है, क्यों न उसे दिखा दिया जाए। तो होता क्या है, देखो अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, यहाँ मान लो ये एक दर्पण रखा गया। क्या लगाया गया? दर्पण। इसके सामने यहाँ पद्मिनी को उस दर्पण के सामने बिठाया गया और उस दर्पण का प्रतिबिंब पीछे जल का एक स्रोत रखा गया, उसमें रखा गया। ये रानी पद्मिनी बिठा दी, सामने दर्पण में उसका प्रतिबिंब बन गया। और यही प्रतिबिंब किसमें बना? ये रानी पद्मिनी किसकी तरफ बैठी है? सामने प्रतिबिंब दर्पण के सामने बैठी है। इस दर्पण का प्रतिबिंब किसमें बन रहा है? इस जल के स्रोत में बन रहा है। और यहाँ बिठा दिया जाता है किसे? अलाउद्दीन को, एक को। और यहाँ बैठ के वो जल में पद्मिनी का प्रतिबिंब देखता है और वो इतना मोहित हो जाता है कि भाई जिस स्त्री का प्रतिबिंब जल में इतना अच्छा बनता हो वो वास्तव में बहुत कुछ है, और वो ठान लेता है कि मुझे प्राप्त तो करना ही है। देखने के बाद में वापस अपने शिविर में आ जाता है और कूटनीति के द्वारा अपना पुनः राजदूत भेजता और कहता है कि मैं आपके यहाँ आया, आपने मेहमान नवाजी की, मेरा अच्छा खासा स्वागत किया, मैं भी, आप भी महाराजा हो, आप भी मेरे शिविर में आओ, हम भी आपके साथ मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। यानी राणा रतन सिंह को कहाँ बुलाया जाता है? अलाउद्दीन के शिविर में बुलाया जाता है। अब अपने शासक भोले रहे, हमेशा से विश्वास कर लिया, शत्रु पे संधि पर विश्वास कर लिया, और राणा जो रतन सिंह है वो अलाउद्दीन के शिविर में आ जाते हैं। अब शत्रु हमेशा, देखो शत्रु होता है, यहां जैसे ही रतन सिंह आता है,
अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो रतन सिंह को बंदी बना लेती है और यहां से लेकर के कहां आ जाती है, दिल्ली आ जाती है। यानी अब रतन सिंह किसकी कैद में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी की कैद में आ गया। कहां गया, दिल्ली आ गया। इस बात का जब रानी पद्मिनी को पता चलता है, इस बात का जब रानी पद्मिनी को पता चलता है तो कहते हैं भाई अगर किसी राज्य का शासक ही अगर बंदी बन जाए तो क्या किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी पत्र पुनः लिख करके भेजता है कि अगर रानी पद्मिनी को अगर यहां दिल्ली नहीं भेजा गया, मुझे नहीं सौंपा गया, तो राणा रतन सिंह को मार दिया जाएगा। इस बात पर देखो कि एक राजा को बचाने का कर्तव्य संपूर्ण प्रजा का होता है, लेकिन यहाँ के सरदारों ने तो कहा कि नहीं, हम अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर आक्रमण करेंगे और राणा रतन सिंह को छुड़वाएंगे। लेकिन पद्मिनी ने कहा कि हो सकता है इस बीच राणा रतन सिंह रहे या नहीं रहे, उनके साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो आप एक काम करो, आप मैं कहती हूँ वैसे करो, मुझे दिल्ली जाने की व्यवस्था करो। और एक पत्र लिखवा के भेजा अलाउद्दीन के पास रानी पद्मिनी ने कि मैं दिल्ली आने को तैयार हूं आपके पास, लेकिन मैं अपने साथ अपनी दासियां लाना चाहती हूं जो मेरी सेवा कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हाँ बिल्कुल आपको स्वीकृति है, आप अपनी दासियां ला सकते हो। रानी पद्मिनी ने सशस्त्र अपने सैनिकों को पालकियों में बिठाया, पालके लेके जाते थे, 2 आगे पकड़ने वाले, 2 पीछे पकड़ने वाले, बीच में एक सैनिक को बिठा दिया। कितने हो गए, एक पालकी के साथ में 5 सैनिक हो गए। ये महिलाओं के देखो, अंदर सैनिकों महिला के वेश में और पालकी ले जाने वालों के वेश में अपने सैनिकों को बिठा दिया और रानी खुद इनके साथ में कहाँ गई, दिल्ली दरबार में आ गई। रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा गोरा और बादल, याद रखना, गोरा बादल वेरी वेरी मोस्ट। देखो प्रत्येक शासक का विश्वस्त सेना नायक हुआ करते थे, जैसे हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, जयमल पत्ता के बारे में पढ़ेंगे, उदय सिंह के। उसी प्रकार ये गोरा और बादल राणा रतन सिंह के प्रमुख विश्वस्त सेनापति थे और ये रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे। इन दोनों के नेतृत्व में रानी पद्मिनी और वो पालकियां में बैठे सैनिक आ गए, दिल्ली दरबार में आ गए। और दिल्ली दरबार में जब इन पालकियों को बिठाया गया तो उन पालकियों से सैनिक निकले और सैनिकों ने आक्रमण कर दिया, किस पर, अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र पर, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया। और गोरा और बादल है वो राणा रतन सिंह को छुड़ा करके यहां से लेकर के रानी पद्मिनी के साथ में पुनः कहां आ जाते हैं, चित्तौड़ आ जाते हैं। अब दिल्ली सल्तनत का इतना बड़ा बादशाह, उसके दरबार में कोई राजपूत शासक आकर के राणा रतन सिंह को छुड़ा करके ले जाए, उस पर आक्रमण करके, और घर आई दुल्हन वापस चली जाए। भाई पद्मिनी दिल्ली आई हुई, घर में आई हुई वापस चली जाए, कैसे बर्दाश्त होगी बताओ। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यह ठान लिया कि कुछ भी हो, मुझे तो चित्तौड़ पे आक्रमण करना है और रानी जो पद्मिनी उसको पाना ही है। होता क्या है, उन्हें अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर के आता है, पुनः सेना लेकर के आ गया, कहाँ गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। और दुर्ग के अब की बार पहले से अधिक सैन्य बल के साथ में आया, पुनः घेरा डाल लिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और सैनिकों को आक्रमण करने के आदेश दे दिए। सैनिकों ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। इधर राणा रतन सिंह की सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है, संघर्ष होता है, जिसमें बहुत सारे वीर शहीद हो जाते हैं। और इस रणभूमि में जब राणा रतन सिंह को विजय की कोई आशा नहीं दिखाई देती है, तो देखो रानी पद्मिनी है वो जोहर करती है। क्या करती है, जोहर, यानी अग्निकुंड, उसमें चंदन की लकड़ियों में आग जला करके 1600 रानियों के साथ में, कितनी रानियां, 1600 रानियां हैं, उनके साथ में जो पद्मिनी है वो क्या करती है, इस जलती हुई ज्वाला में कूद जाती है, अपने आप को समर्पित कर देती है, यानी जोहर करती है। ये अपने चित्तौड़ का ये मान लो कि प्रथम शाखा हुआ, प्रथम जोहर हुआ, जिसमें 1600 रानियों के साथ में वो राजपुताना की वो वीर क्षेत्राणी अपने आप को इस जलती हुई आग में झोंक देती है, न कि एक शत्रु के हवाले करती है। अब राणा जब रतन सिंह है उसको ये कोई विजय की आशा प्रतीत नहीं होती, तो वो अपने सरदारों यानी गोरा और बादल के साथ में
केसरिया करता है, केसरिया वस्त्र धारण करके भूखे शेरों की तरह नंगी हाथों में तलवार लेकर के शत्रुओं पर इस प्रकार टूट पड़ते हैं जैसे रण कौशल में मध्यवस्थ हाथी सैनिकों को कुचल रहा हो। इस प्रकार लड़ते हुए देखो कि राणा रतन सिंह गोरा बादल वीर गति को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। देखो जैसे कई वो गीत भी आपने सुने होंगे, ढोला कहता है कि मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला एक मारमणि तीजा कुसमुल रंग, यानी वो कुसमुल रंग केसरिया रंग है। ये केसरिया रंग हमारी वीरता का प्रतीक है। अपने राजस्थान के इतिहास में आप देखोगे कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ भोमियाजी महाराज या दादाजी महाराज का मंदिर नहीं होगा। ये भोमियाजी दादाजी क्या होते थे? ये भोमियाजी दादाजी उसी रणकौशल में लड़ते हुए अपने मातृभूमि के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गोवंश के लिए या मानवता के लिए जो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता वो भोमियाजी बन जाता था। यानी कि होता क्या था कि हाथों में तलवार, नंगी तलवार लेकर के, केसरिया वस्त्र ऊपर केसरिया जो सापा पहन करके, केसरिया बाना पहन करके वो रणभूमि में लड़ने लगते थे। और गर्दन कटने के बाद में भी जो गर्दन होती थी वो धड़ है वो लड़ता रहता था, यानी सिर कटने के बाद में भी धड़ लड़ता रहता था। ऐसा अपना राजपुताना था, ऐसा हमारे क्षत्रिय और वीर थे। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, आज बता रहा हूं कि राजपुताना के बारे में एक ही किदवती चलती है कि 4 साल कुकर जिए 10 साल सिहाल, 18 साल क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। कि 18 साल की आयु में तो क्षत्रिय हुआ करते थे, वो लड़ते हुए किसी न किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। और वैसे ही राणा 1301 में राणा रतन सिंह सिंहासन पर बैठे चित्तौड़ में, और 1303 में वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने हालांकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया था, लेकिन गोहिल वंशी किसी भी एक व्यक्ति को भी जीवित नहीं पकड़ सका। क्या नहीं पकड़ सका? जीवित किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ सका। राव शाखा की इस राणा रतन सिंह के परिवार की समूची शाखा लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी, लेकिन कोई भी किसी का गुलाम नहीं बना, किसी अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं लगा। ऐसे था राजपुताना। कि राजपुताना के बारे में और किदवंतियां मिलती है कि धरता पगदर धूजती दाखलता दिक्पाल, जनती राजपुतानिया ठंडी जाल बवाल। ये गोरा बादल रानी पद्मिनी और रतन सिंह की रक्षा के लिए इस प्रकार लड़े कि आज भी उनकी जो कहानियां हैं वो कई किदवंतियों में लोक प्रचलित है, लोग उन्हें गाते हैं, सुनते हैं। राजपुताना का ऐसा इतिहास रहा जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो देखो ये जो अपना साहित्य और जो इतिहास है वो हमारे हृदय में इस प्रकार से घुल जाना चाहिए कि उससे हमारी उत्साह और उमंगता और हमें वीरता और साहस का प्रतीक बने, हमें साहस से जीना सिखाए, अपने मान सम्मान के लिए सब कुछ लड़ना और अपना सर्वोच्च त्याग देना सिखाए। एक राजा जिसने अपनी प्रजा के साथ साथ में संपूर्ण राज्य को त्याग दिया लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं त्यागा, तो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और जब देखो 1303 में राणा रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया जाता है और रानी पद्मिनी के द्वारा 1697 में जौहर किया जाता है। इन दोनों कार्यों में यानी जौहर और केसरिया होता है उसे हम साका कहते हैं। क्या कहते हैं? साका कहते हैं। आप पूछा जा सकता है चित्तौड़ का साका कब हुआ? तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ। चित्तौड़ में 3 साके हुए थे, उनकी हम बात करेंगे। तो देखो पहला साका चित्तौड़ में कब हुआ? राणा रतन सिंह के समय हुआ। कब हुआ? 1303 ईस्वी में हुआ। रानी पद्मिनी कौन थी? सिंहदीप की राजकुमारी श्री गंधर्व सेन की पुत्री थी जिसका विवाह रतन सिंह से हुआ था। और ये जो हमें जानकारी मिलती है वो पद्मावत ग्रंथ में मिलती है। और पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जासी, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी, उसने उसकी रचना की थी। तो देखो यहां तक बात हो गई चित्तौड़ की। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम खिजाबाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? खिजाबाद। क्या नाम रख दिया? खिजाबाद। यानी अपने पुत्र को सौंप दिया, खिज का कोई एक दुर्ग सौंप दिया और उसका नाम रख दिया खिजाबाद। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के संबंध, युद्ध का कारण, साका, ये सभी थे हमारे रणथंभौर के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में। अब हम बात करेंगे आगे
तो देखो, हालांकि आपके पाठ्य पुस्तक में इसके बारे में बहुत कम दिया हुआ है, तो मैं इसके साथ में एक और छोटा सा जो टॉपिक है वो भी क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि उसका उतना ज्यादा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, जब मेवाड़ पर भी अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, तब बात है 1308 ईस्वी की। कब की? 1308 ईस्वी की। और हम बात करेंगे राजपूताना का दूसरा क्षेत्र है जालोर, जिसका नाम हमें मिलता है जाबालीपुर। जाल वृक्षों की प्रधानता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। यहाँ का शासक था कान्हड़ देव। क्या नाम है? कान्हड़ देव। ये चौहान थे, ये सोनगरा चौहान के शाखा के थे, यानी सोनगरा जो चौहान शाखा है उसका ये शासक था कान्हड़ देव चौहान। जालोर का 1308 ईस्वी की बात है। और दिल्ली का जो सल्तनत यानी खिलजी वंश का जो शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कब की बात है? 1308 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। और कान्हड़ देव चौहान की पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव सोनगरा एक बात बहुत ही शानदार की उनकी बहुत सारी अच्छी बातें हमें मिलती है। देखो, कान्हड़ देव चौहान का पुत्र वीरमदेव, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम फिरोजा। होता क्या है कि कान्हड़ देव चौहान का पुत्र वीरमदेव है, वो खिलजी के दरबार में जाता है, कुछ दिन वहां रहता है, तो वहां वीरमदेव से फिरोजा को क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। यानी कि इनके प्रेम प्रसंग होता है फिरोजा और वीरमदेव के मध्य। तो फिरोजा एक दिन इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। किसको पता चलता है? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि कान्हड़ देव चौहान को भी अपने दरबार में बुलाता है और उसे कोई मान सम्मान नहीं देता और कहता है कि राजपूताने में अब कौन सा राजा है जो मेरे से लड़ सकता है या मेरी चुनौती को स्वीकार सकता है। तब कान्हड़ देव चौहान वहां कहते हैं कि हाँ, राजपूताना में अभी एक शेर जिंदा है, मैं तो उससे लड़ने के लिए तैयार हूं, आ जाना सेना लेकर के। ये कहकर के कान्हड़ देव चौहान पुनः जालोर आ जाता है। अब फिरोजा की समस्या हो जाती है कि भाई एक तो प्रेम हुआ, वो भी कान्हड़ देव चौहान के पुत्र से, और ऊपर से पिताजी ने तो सारी लंका ही लुटा दी। जिसे संबंधी बनाना था उसको शत्रु बना लिया। वीरमदेव पुत्र है, जो वीरमदेव था वो कान्हड़ देव का पुत्र था। ये भी एक वीर पुरुष था और एक वीर सेनापति या एक वीर शासक का पुत्र है। कभी किसी अन्य धर्म की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता था। कान्हड़ देव चौहान को इस बात का पता चला तो वीरमदेव को यहाँ से वापस बुला लिया गया। वीरमदेव को कहा, भाई तू भी फिरोजा से विवाह करना चाहता है क्या? बोला, नहीं करना चाहता साहब। अलाउद्दीन खिलजी के सामने ये हद करके बैठ गई फिरोजा कि पिताजी विवाह करूंगी तो वीरमदेव से ही करूंगी, अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। अलाउद्दीन ने कहा, बेटा अपने धर्म में बहुत सारे लोग हैं, तेरे को इससे अच्छा मिल जाएगा, उसमें क्या है? बोले नहीं, जो है चाहे मान न मान, अपना तो मैं माना तो वीरमदेव ही है, जो भी है। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी, जब फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी के सामने जिद करती है तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि बेटा चाहे जीवित लाओ चाहे मरा हुआ लाओ, लेके जरूर आऊंगा, उससे तेरा विवाह जरूर कराऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी के बीच में यही कारण रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। देखो, जालोर दुर्ग है, उसके पास में सिवाड़ा दुर्ग है। सिवाड़ा वीर नारायण पवार द्वारा निर्मित सिवाड़ा दुर्ग है। वहां पर कान्हड़ देव चौहान का भतीजा शीतलदेव या सातलदेव शासक था। अब जब जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले किसको जीतना होगा? सिवाड़ा दुर्ग को जीतना होगा। क्यों? क्योंकि सिवाड़ा दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी माना जाता था कि भाई ये दुर्ग जीत लिया तो ये भी जीत लेंगे। हुआ क्या? जब सिवाड़ा दुर्ग पर शीतलदेव का शासन था, अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया 1308 में और इसको जीत लिया। तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने ये सोच लिया आएगा तब देख लेंगे। ये कान्हड़ देव चौहान ने सोचा जब अपने जालोर पर आक्रमण होगा तब देखेंगे।
और यही कानरदेव चौहान की गलती हुई। अगर सिवाना दुर्ग पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और कानरदेव चौहान अगर शीतल देव की सहायता के लिए जाता तो अलाउद्दीन खिलजी पराजित हो जाता और उसे वो कभी पुनः जालोर पर आक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन कानरदेव की ये भूल रही कि उसने शीतल देव का सहयोग नहीं किया सिवाना के आक्रमण के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर लिया। अब सिवाना और कानरदेव चौहान का जालोर दोनों की सीमा एक थी, तो भाई दोनों शत्रु हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो देखो अब बात है 1311 की। किसकी? 1311 की। 1311 को अलाउद्दीन खिलजी चलता है, ये जालोर दुर्ग पुनः वही घेरा डाल लिया भाई, वही वापस अलाउद्दीन खिलजी का तो एक ही काम, आओ दुर्ग के घेरा डालो और उसको जीतो और अपने परिवार एक से व्यक्ति को सुपुर्द कर दो, चले जाओ। कब? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। शासक कौन था? कानरदेव चौहान। कानरदेव चौहान और जालोर में भयंकर युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और कानरदेव चौहान के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में कानरदेव चौहान की पराजय होती है। कानरदेव चौहान है वो केसरिया करता है, यानी कि वही राजपूताने का अपना इतिहास, केसरिया वस्त्र धारण करना और रणभूमि में नंगी तलवारें लेकर के भूखी शेरों की तरह कूद पड़ना। और केसरिया किसने किया? कानरदेव ने केसरिया किया और उसकी रानी ने जौहर किया, यानी जलती हुई चिता में अपने आप को झोंक दिया। यानी कि 1311 ईस्वी में जालोर का साका हुआ। क्या हुआ? जालोर का साका। और कानरदेव चौहान ने वो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और वीरमदेव है वो अपनी कुल देवी आशापुरी या आशा देवी माता है, उसके सामने ये माना जाता है वीरमदेव अपनी कटार लेकर के अपने आप को मार लेता है और मां को समर्पित कर देता है। और कई इतिहासों में ऐसा भी मिलता है कि फिर अलाउद्दीन खिलजी है वो वीरमदेव का सर काट करके ले जाता है और अपनी पुत्री फिरोजा का देता की है कि ले बेटा कर ले विवाह। फिरोजा के दे पिताजी वो कहीं करे जीव तो लेता तो कोई ब्याह भी करता तो नाड़ काटो ले वो कहीं करा। यानी फिरोजा फिर उस वीरमदेव की उस शव को लेकर के जाती है और देखो प्रेम की कहानी अनूठी होती है, प्रेम प्रेम ही होता है। फिरोजा उस जो वीरमदेव का सर है उसके साथ में सती हो जाती है। उसका दाह संस्कार करने के बाद में वो भी अपने आप को जीवन लीला को समाप्त कर देती है। यानी कि ये था अलाउद्दीन खिलजी और कानरदेव चौहान के संबंध, यानी जालोर के ऊपर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। तो देखो आपको मैंने 3 चीजें पढ़ाई, चारों जगह साके हुए। पहला रणथंभौर 1301 में राजस्थान का सबसे पहला साका। कौन शासक था? हमीरदेव चौहान था। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने और साका हुआ। दूसरा साका चित्तौड़गढ़ पे अभी हमने पढ़ा 1303 ईस्वी में। किसने किया आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। शासक कौन था? शासक वही राणा रतन सिंह था। फिर आक्रमण किया 1308 ईस्वी में। किस पर किया? सिवाना पर किया। सिवाना का शासक शीतल देव। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ साका हुआ। और चौथा जालोर पर आक्रमण किया 1311 ईस्वी में। कानरदेव चौहान लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, वहां साका हुआ। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी राजपूताने के ज्यादातर इतिहास के साके हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के परिणाम थे। ये पता नहीं कैसा अलबेला व्यक्ति था कि जो दिखा नहीं, कभी साम्राज्य के लिए तो कभी रानियों के लिए, और तो और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए गया और वो भी वीरमदेव का सर लेके आ गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी और राजपूताने के संबंध रहे। लेकिन जो भी हो, देखो हम ये नहीं नकार सकते कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य जो संचालन की नीति थी वो सुदृढ़ थी। सैन्य संचालन में अलाउद्दीन खिलजी अग्रणीय था, सेना भी उसकी संगठित थी। उसकी तुलना में सामने जो राजपूताना के जो भी शासक रहे उनके देखो आपसी कारण रहे कि जैसे सिवाना पर आक्रमण के समय कानरदेव द्वारा उसका सहयोग नहीं करना कानरदेव की पराजय का कारण रहा। अगर राजपूताना के सारे शासक एक होकर के अगर किसी दिल्ली सल्तनत के शासक का विरोध करते तो शायद कभी भी राजपूताना पर ये अधिकार नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सफलता मिलने का कारण था हमारी आपसी फूट और शत्रुओं को सामान्य लेना। और कई मायनों में देखे तो देखो हमारी आपसी वैमनस्यता तो थी ही,
साथ साथ में हमने जो सैन्य संचालन है उसमें क्या था कि राजपूत हमेशा तलवारों से लड़ते थे। किससे लड़ते थे? तलवारों से लड़ते थे, तलवार भाले इनसे लड़ते थे। जबकि शत्रुओं के पास में आधुनिक हथियार भी हुआ करते थे, यानी अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। तो ये भी कई कारण रहे, लेकिन जो वीरता, जो त्याग, जो बलिदान और मातृभूमि के लिए समर्पित होने का जो भाव हमारी राजपूताना में मिलता है, वो कहीं भारत के नहीं पूरे विश्व के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यहां तक कि देखो कि कई विदेश से जो मेवाड़ की हल्दी घाटी की जो मिट्टी है उसको इस वीरता का प्रतीक मानते हैं। यानी कि राजपूताना है वो हमेशा वीरता और साहस और बलिदान का प्रतीक रहा है। और कहते भी है कि हमारे राजपूताना में स्त्रियां हैं वो जन्म के समय बच्चों को सिखाती है, इला न देनी आपनी हालरिए खुदराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माय। ऐसी वो धन्य माएं हुआ करती थी जो अपने पुत्रों को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को कहती थी। तो ये इतिहास था हमारे राजपूताना का। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।